चैप्टर 18 रात, मृत्यु और जुनून। उसने उन्हें बैठा दिया और वे देख पर एक घेरे में बैठ गए। वह बीच में बैठ गई। फिर उसने उनसे वही बात कही जो उसने पहले ही कनुआ को बता दी थी, और उन्हें ये भी बताया कि कैरोलिन के लोग दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे, कि रंटन और लाल दाढ़ी वाला आदमी भले ही अच्छे स्वभाव का हो, लेकिन वास्तव में वे भेष में शैतान थे, कि उन्होंने कैरोलिन के कई लोगों को मार डाला था, सू और उसके साथियों को मार डाला था और कल कनुआ और बाकी लोगों को मारने का इरादा किया था। और वे उसे ऐसे सुनते रहे जैसे बच्चे राक्षसों के बारे में कहानियां सुनते हैं, विश्वास करते हुए, भ्रमित, भयभीत, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। ये लोग कायर नहीं थे, ज्ञात और समझी गई परिस्थितियों में वे बहादुर थे। मौसम उन्हें डरा नहीं सका और न ही समान जातियों के विरुद्ध युद्ध, लेकिन श्वेत व्यक्ति एक अलग चीज थी और रंटन से वे कार्लिन से भी अधिक डरते थे। वे उन पर हमला करने के इस मामले में एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेहतर होगा कि नाव लेकर चट्टान पर उतर जाएं और कैरोलिन के लोगों पर भरोसा करें, अगर वे भरोसेमंद हैं जैसा कि ले मोआन ने रिपोर्ट किया था। पोनी, जो उनमें सबसे बड़ी और सबसे मजबूत थी, ने ये कहा और बाकी लोगों ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, और ले मोआन हंस पड़ी। वह उन्हें जानती थी और उसने उन्हें ऐसा बताया था। उसने उनसे कहा कि जैसे उसने रंटान की योजनाओं को सुनकर उन्हें बचाया था, वह अब उन्हें बचाएगी, कि उन्हें कुछ नहीं करना है सिवाय प्रतीक्षा करने और देखने के, और जब वह अपना इरादा पूरा कर लेगी तो उसके लोगों के साथ दोस्ती के लिए अपने मन को तैयार करने के। फिर वह उठ खड़ी हुई। जब वह चांदनी की रोशनी में खड़ी थी तो एक आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। ये सैलून के हैचवे से आए, अचानक आया आवाज, बकबक करती हुई, शिकायत करती हुई और अचानक बंद हो गई जैसे कि किसी बंद दरवाजे से कट गई हो। वे जानते थे कि यह क्या था, नींद में बात करने वाले एक आदमी की आवाज। कार्लिन अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और दुर्स्वप्न से ग्रसित था, चिल्लाया था, आधा जागा हुआ था, पलटा और फिर से सो गया था। देख पर बैठे समूह ने क्षणिक हलचल के बाद अपनी स्थिति फिर से संभाल ली। नींद में बोलने वाले की आवाज में कुछ ऐसा होता है कि आवाज, उसके कारण होने वाली पहली क्षणिक हलचल के बाद, आश्वस्ति लाती है। फिर, नाव की ओर भागने के लिए किसी भी क्षण तैयार होकर, वे बैठ गए, अपनी हथेलियों को डेक पर सपाट करके और अपनी आंखें ले मोआन पर टिकाई, जो अब हैच की ओर बढ़ रही थी। उसके बाएं हाथ में भाले का सिरा था, उसका दायां हाथ पोर्ट रेलिंग को छू रहा था। वह हैच पर रुककर सुनने लगी। उसे चट्टान की आवाज सुनाई दे रही थी, और उसकी मधुर बड़बड़ाहट में एक छोटे से चांदी के धागे जैसी आवाज थी, जो स्कूना के तख्तों पर ज्वार की बूंदों की तरह बह रही थी। और सैलून की ओर जाने वाली सीढ़ी के अंधेरे गड्ढे से एक और आवाज आ रही थी, सोए हुए लोगों की सांसें। वो कभी नीचे नहीं गई थी। वह सीढ़ी, दिन के उजाले में भी, हमेशा उसे डर से भर देती थी। अज्ञात का डर, जाल का डर, हमेशा खुली जगहों की आदत से ग्रसित होने का डर। दिन के उजाले में वह उसे डराती थी, उसके काले अंधेरे में वह भयभीत हो जाती थी। फिर भी उसे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि ताउरी का जीवन उस गड्ढे के तल पर था जिसे केवल उसके हाथों से ही बचाया जाना था। कनुआ, दूसरों के बीच, ये सब देख रहा था। कनुआ का मन उस समय भय से भर गया था जब उसने उसे बताया था कि उसकी मृत्यु निकट है। कनुआ का मन जो उसके लिए वासना से भरा था, 18 वर्षीय उस बच्चे का मन जिसके लिए प्रकाश और हंसी जीवन और विचार थे, जो क्षण भर की बात थी, अब वही मन नहीं रह गया था। वह जिस महान वीरता को देख रहा था, उसे और दूसरों को बचाने का ये प्रयास, उसके अंदर शायद अतीत की कुछ यादें जगा रहा था। पूर्वजों ने युद्ध किया था, महान कार्य किए थे और कष्ट सहे थे, कौन जानता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा उत्साह आया जैसा उसने नृत्य की हरकतों और संगीत की ध्वनि में महसूस किया था। पोनी से बचते हुए, जिसने उसे रोकने के लिए उसके पैर को पकड़ रखा था, वह उठकर रेलिंग पर आया। एक पल के लिए खड़ा रहा जब ले मोआन नजरों से ओझल हो गया और फिर तेज कदमों से लेकिन एक छाया की तरह चुप होकर सैलून के हैच पर सरक गया और सुनने लगा। पॉलिश की हुई रेलिंग को थामे हुए और सावधानी से, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, ले मोआन नीचे उतरी। उसके बाएं हाथ में भाले का सिरा था। जैसे ही वह आई, केबिन से एक हवा अंधेरे में उससे मिलने के लिए उठी। मानवता और बासी तंबाकू के धुएं, चारपाई और गंदगी की गंध।
यह उसे एक दुष्ट भूत की तरह मिला। उसने उससे हाथापाई की और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। चूंकि वह ताज़ी समुद्री हवा की आदी थी, हवा में बारिश और मौसम के बदलाव को सूंघने में सक्षम थी, इस गंध ने उसे एक पल के लिए रोक दिया, उसे पीछे हटा दिया, उसे जकड़ लिया और फिर अपनी शक्ति खो दी। उसकी इच्छा ने इसे जीत लिया था। वह सीढ़ियों के नीचे पहुंची और उसके सामने अब केबिन का खुला दरवाज़ा था, एक पीला आयताकार जिसके आगे एक तस्वीर रखी थी। मेज जिसके ऊपर झूलता हुआ लैंप है, दोनों ओर चारपाइयाँ जहाँ सोए हुए लोग लेटे हैं, फर्श पर बिछाए गए कपड़े, सब कुछ रोशनदान और बरामदों से आती चांदनी से रोशन है। दाईं ओर की चारपाई से एक हाथ लटक रहा था। ये कार्लिन का था, वो इसे उसके आकार से पहचानती थी। वो उसकी ओर बढ़ी, रुकी, ऊपर देखा और अकड़कर खड़ी हो गई। कार्लिन के ऊपर, कभी छत पर, कभी दीवार पर, कुछ हिल रहा था और नाच रहा था। एक बड़ी चांदी जैसी तितली, कभी आराम कर रही थी, कभी उड़ रही थी, इधर उधर घूम रही थी, कांपते पंखों के साथ संतुलन बना रही थी। ये चांदनी लेगून से एक झिलमिलाता पानी था जो एक पोर्टहोल से प्रवेश कर रहा था। प्रकाश का एक भूत, इसने उसे केवल एक पल के लिए रोक लिया। अगले ही पल उसने सोए हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और भाले की नोक को बांह में घुसा दिया। लगभग घायल आदमी के चिल्लाने पर केबिन की मेज पर कुछ उछला। लेमुआन का गला पकड़ लिया और उसे उसकी तरफ फेंक दिया। ये रंटन था। कनुआ ऊपर हैच के खुले भाग के पास खड़ा होकर सुन रहा था। चट्टान बोल रही थी और पानी तख्तों पर टपक रहा था, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ क्षण बीत गए और फिर चाकू की तरह तीखी और खामोशी को चीरती हुई एक चीख, एक चिल्लाहट और एक भयंकर संघर्ष की आवाज आई। फिर डर उड़ गया और नवजात शिशु के लिए नए जीवन की तरह एक नए क्रोध से भर गया। कनुआ अंधेरे में डूब गया, उसका पैर फिसला, वो गिर गया, आधा स्तब्ध होकर उठा और केबिन में घुस गया। कार्लिन, नंगा, फर्श पर मुंह के बल लेटा था, मरा हुआ या मर रहा था। रंटन, नंगा, लेमुआन को मौत की गिरफ्त में ले चुका था। वो बहुत कोशिश करके उठी थी, लेकिन उसने उसे टेबल के सहारे खड़ा कर दिया था, उसे टेबल पर पटक दिया था और अब उसे नीचे दबा रहा था। उसका घुटना उसकी जांघ पर था, उसके हाथ उसके गले पर थे, उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, उसकी बाहों की फ्लैक्सर मांसपेशियां सख्त थीं, उसे कुचल रही थीं, उसे तोड़ रही थीं, उसका गला घोंट रही थीं, जब तक कि कनुआ उछल नहीं पड़ा। बाघ की तरह उछला, मेज पर गिरा और फिर एक झटके में रंटन की पीठ पर गिर गया। झटके से उसकी पकड़ टूट गई और लेमुआन को आज़ाद कर दिया। उसने पीछे से गला पकड़ लिया था, उसके घुटनों ने रंटन के शरीर को जकड़ लिया था और वह घोड़े की तरह उस पर सवार था। हमला करने वाला आदमी चिल्ला रहा था और घुट रहा था, पीछे की ओर मारने की कोशिश कर रहा था, अपनी बाहें ऊपर उठा रहा था, सीधा खड़ा हुआ, लड़खड़ा रहा था और गिर गया, लेकिन फिर भी हमलावर ने उसे पकड़ रखा था। जब तक वे फर्श पर लुढ़कते रहे, तब तक चिपके रहे जब तक कि सारी हरकतें बंद नहीं हो गईं। खत्म हो गया। चांदी की तितली अभी भी छत पर मस्ती से नाच रही थी और चट्टान की आवाज़ रोशनदान से आ रही थी, नींद में और उदासीन, लेकिन कोई और आवाज़ या हरकत नहीं थी जब तक कि लेमुआन, जो अभी भी मेज पर लेटी हुई थी, मुड़ी, अपनी कोहनी पर खुद को उठाया और समझ गई। फिर वह फर्श पर गिर गई। रंटन कार्लिन के ऊपर आधा लेटा था और कनुआ रंटन के पास लेटा था। कनुआ की पकड़ ढीली हो गई थी और वह सोता हुआ लग रहा था। लड़की के उसे छूते ही वह जाग गया। क्रोध और जंगली उत्तेजना खत्म हो गई थी, वह चकित लग रहा था। फिर खुद को संभालते हुए वह बैठ गया, फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही वह उठा, रंटन थोड़ा हिल गया, वह मरा नहीं था और कार्लिन के शरीर पर घुटनों के बल बैठी लेमुआन ने चारपाई से लटकी चादर को पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचा और कनुआ को थमा दिया। उसे बांध दो, लेमुआन ने कहा, वह मरा नहीं है, उसे मेरे लोगों को सौंप दो ताकि वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे कुत्ते मछली के साथ करते हैं। जब उन्होंने उसे कंधों से हाथों तक बांधा तो ऊपर से एक आवाज़ आई। ये पोनी की आवाज़ थी जो सुनने के लिए आई थी और जिसने लेमुआन की आवाज़ और शब्दों को सुना था। कनुआ, पोनी चिल्लाई, वहाँ नीचे क्या हो रहा है? काय,
ले मुआन चिल्लाया, आओ और देखो। अब काम पूरा हो गया है तो आओ और मदद करो। हाँ, वीर कनुआ ने कहा, अब काम पूरा हो गया है तो आओ और मदद करो। फिर रंतन की बंधी हुई आकृति के पास घुटनों के बल बैठकर उसने लड़की को देखा, उसे अपनी आंखों से देखा, आनंदित, और यह जाने बिना कि यह काम ताउरी के लिए किया गया था। ताउरी, जिसके बगल में ले मुआन के लिए अन्य सभी लोग छाया थे, जो चलते फिरते थे, फिर भी बेजान थे, जैसे कि चंद्रमा में जन्मी तितली अभी भी कार्लिन की लाश के ऊपर नृत्य कर रही थी।